स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सिविल डिफेंस ड्रिल के पर्सपेक्टिव से है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्टेट्स को मैंडेट है वो किया गया है कि आने वाले समय के अंदर जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में सिविलियन पॉपुलेशन का जो डिफेंस ड्रिल है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाए। स्टूडेंट्स, इस ड्रिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आने वाले समय के अंदर अगर इंडिया का और पाकिस्तान का कोई भी कन्फ्लिक्ट है वो होता है तो उस समय सिविलियन पॉपुलेशन को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उनके द्वारा अपना जो डिफेंस है उसको कैरी आउट करना है, जो सपोर्ट है वो कैरी आउट करना है, उसी के रिगार्डिंग में ये कम्प्लीटली डिफेंस का जो प्रिपेयर्डनेस है वो यहाँ पे रहेगा। आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 244 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, उनको भी कैटेगराइज किया गया है। कैटेगरी 1, 2 एंड 3 के अंदर में उन डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है। कैटेगरीज हैं वो डिसाइड होती हैं स्टूडेंट्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो लोकेशन है उसके रिगार्डिंग में कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है, क्या वो बॉर्डर एरिया के अंदर में है या पाकिस्तान के साथ में शेयर करने वाला कोई भी जो मैरीटाइम एरिया है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, वहाँ पे उसका प्रेजेंस है, जहाँ पे आप देखिए कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है अगर कहीं पे, तो उनको रखा गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरीके से है, स्ट्रेटजी कोई इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अगर वहाँ पे प्रिपेयर्डनेस है, उसका प्रेजेंस है, तो उन यहाँ पे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए उनको कैटेगराइज है वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो ये बेसिकली डिफेंस ड्रिल के बारे में हुआ। इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है उसके बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, पहलगाम के अंदर में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के स्टेट के द्वारा उनको स्पॉन्सर किया जाता है, उनके द्वारा एक टेररिस्ट अटैक को कैरी आउट किया गया था। अब इंडियन डिफेंस फोर्सेज के द्वारा भी एक रिटेलिएशन के अंदर में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्लेसेज हैं वहाँ पे अटैक को कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि नाइट के समय उस अटैक को कैरी आउट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर है, उसको कोड नेम रखा गया है इंडियन डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लेसेज हैं, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर उनके प्लेसेज हैं पाकिस्तान के अंदर में, वहाँ पे जो अटैक है वो कंडक्ट हुआ है डिफेंस फोर्सेज का। तो ये बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडिया पाकिस्तान का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्पेस सेक्टर के बारे में मेंशन किया गया है। इसरो के द्वारा अपना जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर बताया गया कि 2027 तक जो मैंड यहाँ पे गगनयान मिशन है उसको सेंड किया जाएगा। फोटो को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए कि ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको शो किया गया है। व्योम मित्रा इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नेम है, व्योम मित्रा, जिसको इसरो के द्वारा प्रिपेयर किया गया। इनिशियल फेज के अंदर इस ह्यूमनॉइड जो रोबोट है उसको सेंड किया जाएगा स्पेस के अंदर में, जो गगनयान मिशन का जो ट्रायल फेज रहेगा उसके अंडर में। आप देखिए कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी प्रिपेयर किया गया है, उनको भी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की गई है कि आने वाले समय के अंदर जब गगनयान मिशन का पार्ट रहेंगे तो किस तरीके से उनको जाना है, किस तरीके से एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट करना है। स्टूडेंट, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में काफ़ी बार आपने न्यूज़ है उसको रीड किया होगा, तो उसी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि हमारे जो जजेज हैं उनके द्वारा अपना जो प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक डोमेन के अंदर बताया गया है। और ऐसा ही आपको जो प्रैक्टिस है वो सिविल सर्वेंट्स के रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलता है। पॉलिटिशियंस के द्वारा भी आप देखिए कि अपना जब उनके द्वारा नॉमिनेशन पेपर को फाइल किया जाता है तो उनके नेम के ऊपर में जितना भी प्रॉपर्टी है वो उनके द्वारा शेयर करना होता है। तो इस तरीके से कुछ ट्रांसपेरेंसी के हमारे यहाँ पे टूल्स हैं जिसके थ्रू किसी भी पर्सन के द्वारा कोई इलीगल एक्टिविटी है वो ना कंडक्ट हो। किसी भी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी मीन्स अकाउंटेबिलिटी, आप देखिए कि एक पर्पज है उसका, यहाँ पे जो पब्लिक डोमेन के अंदर इंफॉर्मेशन है वो रहे, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी के अंदर में आप देखिए कि जो पीपल्स हैं वो मोर पावरफुल हैं। पीपल्स को जो ट्रांसपेरेंसी का जो राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसके रिगार्डिंग में भी हम काफ़ी बार रीड करते हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी बेसिक जो टारगेट है वो यही है कि सिविलियन पॉपुलेशन है वो पब्लिक अथॉरिटी से अपना जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीआई कोर्ट के बारे में है। सीबीआई आप देखिए कि संतानम कमेटी के थ्रू सीबीआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसको सेटअप किया गया था। सीबीआई का जो एक्ट है, किस एक्ट के थ्रू जो अपना पावर है उसको आप देखिए कि अपना पावर है उसको गवर्न किया जाता है सीबीआई के द्वारा। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस
दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 के समय का, वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय का वो एक्ट है। उसके थ्रू सीबीआई है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, संतानम कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के बाद में। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है सीबीआई, किस जो मिनिस्ट्री है वो कौन सा है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है ये जो इंस्टीट्यूशन जो है। तो सीबीआई कोर्ट के द्वारा एक एमएलए हैं उनको बेसिकली यहाँ पे चार्ज किया गया है इलीगल माइनिंग केस के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए उनका जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर के आसपास उनको पनिशमेंट दिया गया है सीबीआई कोर्ट के द्वारा। सीबीआई कोर्ट का जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या है, स्पीडी वे के अंदर में सीबीआई जिन केसेस को हैंडल करता है उनको यहाँ पे डिलीवर है वो किया जा सके, उनको स्पीडी वे के अंदर में आप देखिए उसका जजमेंट है वो आ सके, उसके रिगार्डिंग में सीबीआई के जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि यहाँ पे 7 ईयर के पनिशमेंट के बारे में है। तो आपको पता होगा कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डीक्रिमिनलाइज करने के रिगार्डिंग में कि क्रिमिनल पर्सनस का प्रेजेंस ना रहे, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि केस है लिली थॉमस केस। लिली थॉमस केस क्या बताता है, 2013 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो 2 ईयर के आसपास उसको कन्विक्ट हुआ है, 2 ईयर का कन्विक्शन है या मोर देन 2 ईयर का है, मिनिमम आप देखिए कि 2 ईयर है, तो उस कन्विक्शन के समय में उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड है वो कर दिया जाता है कि वो मेंबर हैं वो नहीं रहेंगे और आने वाले समय के अंदर में जब जेल से वो वापस आते हैं उसके बाद में भी आप देखिए कि 5 to 6 ईयर का कुछ इनके यहाँ पे एक बैनिंग का जो पीरियड है वो हुआ करता है। तो ये तो बेसिकली हमने डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में देखा। बट कुछ ऐसे भी पर्सन है जिनके ऊपर ट्रायल फेज के अंदर में है, ट्रायल्स उनके ऊपर में है, अक्यूज्ड हैं बेसिकली, वो आप देखिए कि कन्विक्ट है वो नहीं हुए हैं कोर्ट के द्वारा, तो उनको इस तरीके से किसी भी तरीके का जो बार है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सीबीआई के बारे में आपको बताना है, मिनिस्ट्री आपको बताना है कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में ये है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे जो रिलेशन है यूके के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में, तो बोथ कंट्रीज ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आप देखिएगा बेसिक यहाँ पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या रहेगा कि इंडिया का जो 99% एक्सपोर्ट है यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे, उसको जीरो ड्यूटी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, मोर इंडियन एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा। हमारे जो बाइलेटरल ट्रेड है यूके के साथ में वो भी यहाँ पे बूस्ट होगा, बाइलेटरल ट्रेड है वो बूस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करेगा, और इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडियन जो बिजनेस है उसको ग्लोबल चेन के अंदर में इंटीग्रेटेड है वो भी यहाँ पे करेगा, क्योंकि इंडियन जो बिजनेस है, इंडियन प्रोडक्ट्स है, उनका यहाँ पे डेट आप देखिए कि प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट 2030 का जो टारगेट यहाँ पे रखा गया है कि जो यूके के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे डबल वे के अंदर बूस्ट होगा, 100 मिलियन के आसपास वो टारगेट जो है वो नंबर्स के अंदर में है। $100 मिलियन यहाँ पे डेट ट्रेड है उसको कैरी आउट किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में, जब यहाँ पे डबल हो इंडिया और यूके का जो ट्रेड है। हमारे जो फार्मर कम्युनिटीज़ हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा यहाँ पे कंसर्न भी है कि यूके के जो प्रोडक्ट हैं जो फार्मर सेक्टर के रिगार्डिंग में है वो इंडिया के अंदर में डंप हो सकते हैं, तो ऐसा जो कंसर्न है वो भी यहाँ पे शो किया गया है न्यूज़पेपर के ही। आप देखिए कि लास्ट पेज न्यूज़ के रिगार्डिंग में वहाँ पे इस न्यूज़ को मेंशन किया गया है, तो वहाँ से भी आप इसको ज़रूर से रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएनडीपी के द्वारा, आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन डेट जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके द्वारा एक इंडेक्स है वो निकाला जाता है। इंडेक्स का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 1990 के समय में आप देखिए कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको स्टार्ट किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है किसके द्वारा निकाला जाता है, यूएनडीपी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। अब इसको रिलीज किया गया है तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो बताया गया है। इंडिया का जो रैंकिंग है वो 130 है, रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है, 3 स्पोर्ट्स के अंदर में रैंक है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। तो आपसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया का जो रैंकिंग है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन के अंदर में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में, क्या इंडिया के द्वारा किसी भी एरिया के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, तो ऐसे आपसे सवाल हो सकता है इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, इस इंडेक्स को कौन रिलीज करने के अलावा आपसे जो इसके पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी इंडेक्स के बारे में, रिपोर्ट के बारे में सवाल ज़रूर से पूछता है, एवरी ईयर ना पूछे तो आप देखिए अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर में ये क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं।
तो ये तो प्रीलिम्स के बेसिस पे हुआ। मेंस के अंदर में आप इसको कैसे यूज करोगे? मेंस के अंदर में आप देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट है या इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो आप क्या अपने आंसर राइटिंग के अंदर में यूज कर सकते हो। आप सोसाइटल जो आंसर हैं, सोसाइटी बेस्ड जो आंसर्स आपको लिखने हैं उसके अंदर में आप इनको कोट कर सकते हो, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स जो हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं वो आप देखिए कि सोसाइटी बेस ही हुआ करते हैं। कौन कौन से इसके पैरामीटर हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है हेल्थ। हेल्थ को आप देखिए कि पैरामीटर है वो कंसीडर किया जाता है कि हेल्थ के अंदर में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो स्टूडेंट्स एजुकेशन को भी यहाँ पे जो पैरामीटर है वो कंसीडर किया जाता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, एजुकेशन है, उसको यहाँ पे। तो थर्ड आप देखिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको यहाँ पे पैरामीटर कंसीडर किया जाता है। तो तीन ऐसे पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट है यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है। 90s से रिलीज किया गया। इंडिया का जो रैंकिंग है वो 3 स्पोर्ट यहाँ पे इम्प्रूव है वो हुआ है। पर फिर भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे इनकम जो इनइक्वलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। कौन कौन से ऐसे एरिया हैं? चाहे वो इनकम का एरिया हो, चाहे आप देखिए कि हेल्थ का एरिया हो, एजुकेशन का एरिया हो, जिसके अंदर में यहाँ पे इनइक्वलिटी है उसको बताया गया है। इनकम इनइक्वलिटी के रिगार्डिंग में आप गिनी कोफिशिएंट है उसको आप रीड करते हो काफ़ी बार। गिनी कोफिशिएंट है उसको आप रीड करते हो इनकम इनइक्वलिटी के बारे में, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 1% के आसपास पॉपुलेशन है जिनका, बट उनके पास में जो मनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मनी काफ़ी ज़्यादा है, वो इनइक्वलिटी को शो करता है। आप देखिए कि 80-20 का जो रूल है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। 80-20 का रूल है। 80-20 का रूल क्या हुआ करता है बेसिकली, कि जो 20% पर्सनस हैं उनके पास पे 80% पावर का प्रेजेंस होना, उनके पास में 80% पावर का प्रेजेंस होना। ये आपके सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर भी आप देख लो कि आप 80-20 रूल है वो आपको अप्लाई करना यहाँ पे आना चाहिए, कि जिसके अंदर में कि जो कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हुआ करते हैं जिसको अगर आप बेटर वे के अंदर में रीड करो, परफॉर्म करो, तो आपका जो ओवरऑल 80% तो आप देखिए कि मार्क्स आप नहीं सिक्योर करोगे, बट आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो इम्प्रूव रहेगा। कि जहाँ से क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में, कि आपको जो पॉलिटी है वो काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको यहाँ पे हिस्ट्री का जो कंप्लीट सेक्शन है, अब आप देखिए कि हिस्ट्री के अंदर भी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स को करते हैं, मेजरली जो एस्पिरेंट्स मिस्टेक को कमिट करते हैं कि उनके द्वारा एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया जाता है, और उनके द्वारा बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो कंप्लीट डे एंड नाइट उसी को रीड करेंगे। उसके अंदर भी आप देखिए कि यहाँ से किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको ना प्रिपेयर करना, सिर्फ बुक को यहाँ पे रीड करना। आप जब भी प्रिपेयर करो तो आपको ऑलरेडी जैसे सवाल पूछे गए हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आप देखिए कि स्टूडेंट्स 80-20 का रूल है जो हमेशा अप्लाई करता है। हिस्ट्री के सेक्शन के अलावा आपका साइंस है, इन्वायरमेंट है, ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो आपको अच्छे से होने चाहिए जिससे कि आप मोर स्कोर है वो कर सको। तो यही एग्जिस्टेंस करता है सोसाइटी के अंदर में, कुछ लोगों के पास में मोर पावर का होना। एजुकेशन इनइक्वलिटी किस तरीके से है? अर्बन एरिया बेटर सेंटर के रूप से डेवलप है, रूरल एरियाज के अंदर में क्वालिटी टीचर्स का प्रेजेंस ना होना, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अच्छी स्कूल्स का ना होना, गवर्नमेंट स्कूल्स के द्वारा अच्छा परफॉर्म ना किया जाना, वहाँ पे कुछ कमियाँ होना, उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी हो या कोई अदर प्रॉब्लम्स हो। तो ये इस तरीके से इनइक्वलिटी है वो एग्जिस्ट किया करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टेररिज्म के बारे में है, हमारे जो अर्लियर फेज के अंदर फॉरेन सर्विस के अंदर में ऑफिशियल हुआ करते थे टीएस त्रिमूर्ति साहब हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है। अब देखिए कि जब पाकिस्तान यूएनएससी के अंदर में नॉन परमानेंट मेंबर बना था तो उनके द्वारा लिखा गया था कि किस तरीके से ये 2 ईयर का टेन्योर है इंडिया के अगेंस्ट में वो यूज कर सकता है डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे। इनके द्वारा अब यहाँ पे लिखा गया है कि टेररिज्म के अंदर में जो ग्लोबल पावर्स हैं उनका एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। कैसे फ्रेगमेंटेड अप्रोच है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि 2001 के समय में 2001 के समय यूएस के वहाँ पे एक 9/11 का अटैक है वो होता है। 9/11 के अटैक से पहले इंडिया टेररिज्म को कंडेम किया करता था ऑल फॉर्म के अंदर में, कि टेररिज्म मीन्स टेररिज्म। इंडिया के द्वारा तो आप देखिए कि 1996 के समय में यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे CCTN जो यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट द टेररिज्म है उसको बेसिकली इंडिया के द्वारा जो प्रपोज है वो किया गया था। CCIN है बेसिकली, आप देखिए तो उसको प्रपोज है वो किया गया था इंडिया के द्वारा यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे। तो आप देखिए उस समय ग्लोबल जो पावर्स हैं वो कहा करते थे कि जो टेररिज्म है वो गुड फॉर्म ऑफ टेररिज्म है या बैड फॉर्म ऑफ टेररिज्म है। वो टेररिज्म को बेसिकली सेग्रीगेट है वो किया करते थे।
तो उसी अप्रोच को यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है कि प्रेजेंट समय के अंदर भी जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके द्वारा जब भी टेरर के अगेंस्ट में फाइट करना होता है, उनके द्वारा यहाँ पे रेस्ट्रेन है वो किया जाता है कंट्रीज को कि आप जो फाइट है उसको यहाँ पे ना कैरी आउट कीजिए। इंडिया ने कंटिन्यूस यहाँ पे अपने नाइबर कंट्री से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको फेस किया है। तो आप देखिए कि 26/11 का इंसिडेंट हो, 2019 के समय पुलवामा का अटैक हो, या अब 2025 के समय पहलगाम का जो टेरर अटैक हो, तो ये तो प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर भी आप देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको इंडिया के द्वारा फेस है वो किया गया। प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में इनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर में जो ग्लोबल टेररिज्म का जो इंडेक्स है वो बताता है कि साहिल का जो रीजन है, अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, साहिल का जो रीजन वो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक एपी सेंटर के रूप से डेवलप हुआ है। तो ग्लोबल पावर्स को यहाँ पे कंसेंसस को डेवलप करना चाहिए, टेररिज्म को फाइट करने का ज़रूरत है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा सिविल डिफेंस ड्रिल को कंडक्ट किया जाएगा उसके स्ट्रेटजी के बारे में मेंशन किया गया है कि लास्ट टाइम 1971 के समय सिविल डिफेंस ड्रिल्स उनको कंडक्ट किया गया था। अब आप देखिए कि यहाँ पे इस समय इनको कंडक्ट हो रहा है। तो बेसिकली उसी के बारे में बताया गया है कि ये एक बेटर स्ट्रेटजी है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में सिविलियंस को प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फूड एंड फ्यूल का जो यहाँ पे एक कंपैरिजन है वो कैरी आउट किया गया इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे जिसमें कि आप देखिए कि बायोफ्यूल्स हैं उनको यूज किया जाएगा, पेट्रोलियम एंड डीजल्स हैं उसके अंदर में उनका जो मिक्सिंग है ब्लेंडिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो इंडिया के द्वारा टारगेट रखा गया है कि 2025 के अंदर में जब 20% का जो टारगेट है वो अचीव होगा तो उसके बाद में 30% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको कैरी आउट है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फूड का जो अवेलेबिलिटी है, क्या फूड का जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, या आप देखिए कि इसी के इम्पैक्ट के बारे में जो डिस्कशन है वो किया गया है। डिस्कशन ये है कि बेसिकली स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं उनके द्वारा कंसर्न्स को रेज किया जाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर में जब यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाएगा तो उनका जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होगा, मार्केट के अंदर में जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये बेसिकली एक कंसर्न है हमारे यहाँ पे। आप देखिए कि कभी हमारा कंट्री है जो फॉरेन पावर्स का जो एड है जो सप्लाई है PL 480 के ऊपर डिपेंड हुआ करता था, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हमने जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव किया है। सेल्फ सफिशिएंसी को ही नहीं अचीव किया स्टूडेंट्स, हमने ऐसे भी कंट्रीज जिनको डिमांड हुआ करता है, जो भी ग्रेन्स का डिमांड है वो इंडिया के द्वारा सपोर्ट उनको प्रोवाइड है वो किया जाता है। तो ये यहाँ पे कंसर्न है, कंसर्न के पर्सपेक्टिव से कुछ एरियाज़ के बारे में मेंशन है वो किया गया। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है स्टूडेंट्स तो आप देखिए कि जो इनिशियल टाइम है उसको गोल्डन आवर के रूप से बताया करते हैं कि वो इनिशियल जो टाइम है उसके अंदर में अगर उनको मेडिकल सपोर्ट है, फर्स्ट एड है वो प्रोवाइड किया जाए तो उनका जो ट्रीटमेंट है, उनका जो बेटर रिकवरी है वो हो सके। तो कैशलेस ट्रीटमेंट का कुछ स्कीम है वो बताई गई हैं। रोड एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं उनको इनिशियल फेज के अंदर में या उनको जो कैशलेस ट्रीटमेंट है वो कैरी आउट है वो किया जाए। गुड सैमरिटन लॉज के नाम से इनको कहा करते हैं। रोड एक्सीडेंट्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको ब्रेसिलिया कन्वेंशन भी पता होना चाहिए एग्जाम के रिगार्डिंग में। ब्रेसिलिया कन्वेंशन क्या है, रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से है कि हमें रोड सेफ्टी है उसको इंश्योर है वो करना चाहिए। रोड के वहाँ पे एक्सीडेंट्स क्यों हुआ करते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि ओवर स्पीडिंग एक रीजन हुआ करता है, ड्रंक एंड ड्राइव है वो एक रीजन हुआ करता है, प्रॉपर वे के अंदर में स्लिप ना होना, प्रॉपर यहाँ पे स्लिप प्रेजेंट ना होना, उसका इम्पैक्ट कभी ना कभी देखने के लिए मिलता है। रोड का डिजाइन भी एक रीजन है, रोड का डिजाइन काफ़ी बार एक रीजन है वो हुआ करता है। और हमारे यहाँ पे आप देखिए कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं वो इमर्ज होते हैं जहाँ पे रोड का सडनली टर्न है या कुछ अदर रीजन्स जिसकी वजह से यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप देखिए कि गुड सैमरिटन लॉज के अंदर में कर्नाटका स्टेट के द्वारा गुड सैमरिटन लॉ है उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था 4-5 ईयर्स बैक के अंदर में। कतर के जो आमिर हैं उनके द्वारा हमारे पॉलिटिकल लीडर के साथ में डिस्कशन किया गया। डिस्कशन का बेसिक मैंडेट यही था कि किसी भी तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे मोर लेवल के ऊपर में ना देखने के लिए मिले। पहलगाम के अंदर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके अगेंस्ट में इंडिया के द्वारा कोई अटैक है वो ना किया जाए। तो इस तरीके से ग्लोबल पावर्स के द्वारा इंटरवेन तो किया गया है कि कन्फ्लिक्ट है वो ना इमर्ज हो, न्यू कन्फ्लिक्ट यहाँ पे ना इमर्ज हो।
स्टूडेंट्स अर्लियर फेज ऑफ मानसून के बारे में डिस्कशन है निकोबार आइलैंड के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे जो मई जून का जो मंथ है उस समय में मानसून का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता है उस एरिया के अंदर में। स्टूडेंट्स आपको ये एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार को जो सेपरेट करने वाला जो डिग्री ऑफ लाइन है वो कौन सा है। तो आप देखिए कि 10 डिग्री लाइन है, 10 डिग्री नॉर्दर्न लाइन है जो यहाँ पे सेग्रीगेट करता है। और इक्विनॉक्स का जो इक्वेटर का जो एरिया है जो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के नियर बाई एरिया के अंदर में है, कंडीशंस भी वैसा ही रहेगा। तो वेट इक्विटोरियल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो 0 डिग्री के वहाँ पे डेवलप होता है, वेट इक्विटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो वेट इक्विटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन का एक बेसिक फीचर क्या है कि जब भी इक्विनॉक्स का समय होता है, इक्विनॉक्स हमारे यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ करता है, एक मार्च के मंथ के समय में, एक सितंबर के मंथ के समय में। तो इक्विनॉक्स के समय में वहाँ पे डबल रेनफॉल पीक है वो आपको देखने के लिए मिलेगी कि अप्रैल का जो समय है, अक्टूबर जो सितंबर का जो समय है, जब यहाँ पे रेनफॉल है वो 2 टाइम्स अचीव है वो होता है। तो डबल रेनफॉल जो पीक है जो कि इक्विनॉक्स के समय हुआ करती है, वेट इक्विटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन का एक फीचर है जो कि आपको अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे भी समहाउ इसी तरीके का जो कंडीशन है वो आपको कंप्लीट कंडीशन नहीं है क्योंकि डिस्टेंस 0 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा 10 डिग्री नॉर्थ के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स लिटिल बिट आपको कंडीशंस वैसा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, कनेडियन लीडर के द्वारा कहा गया है कि कनाडा का जो टेरिटरी है वो सेल नहीं किया जाएगा, यूएस के द्वारा उसको परचेज करने के बारे में कहा गया था। फिर आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के बारे में है, इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा गाजा को जो डिस्ट्रॉय करने के रिगार्डिंग में, कन्क्वेस्ट करने के बारे में जो मेंशन है वो किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट जो ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो यहाँ पे पुतिन के साथ में मिले हैं और न्यूक्लियर डील जो यूएस के साथ में हो सकता है उसके बाद में डिस्कशन है वो किया गया। और पोर्ट सूडान के बारे में है, आप देखिए कि सूडान का वो एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है, रेड सी के साथ अपना एरिया है वो भी शेयर करता है सूडान। जर्मनी का पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में है, जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके द्वारा वोट्स हैं उनको यहाँ पे सिक्योर है वो किया गया। और इजराइल का जो टारगेट उनका जो वॉर कैबिनेट के द्वारा भी कहा गया कि इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप है उसका जो उनको कन्क्वेस्ट है उसको आप देखिए कि अपने कंट्रोल के अंदर में लाया जाएगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, उनका स्ट्राइक है वो किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि यमन के द्वारा जो स्ट्राइक किया गया था, अब यमन के वहाँ पे इजराइल एंड यूएस के द्वारा स्ट्राइक है वो किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।